हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम उपेंद्र सिंह जी की बुक प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास में चैप्टर नंबर यानी अध्याय नंबर जो है वो 1 देखने वाले हैं। इसमें छोटे छोटे टॉपिक, इस अध्याय को छोटे छोटे टॉपिक के रूप में क्या है तोड़ते हुए हम समझेंगे विस्तार रूप से। बिल्कुल पुस्तक की जो बुक है उसी फॉर्म में हम इसको देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज अध्याय 1 का। कौन सा टॉपिक है? तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, सब उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे प्राचीन पाठों का इतिहास की दृष्टि से हमें अध्ययन करने में यहाँ पर बताया जाएगा। फिर है पुरातत्व और भारत का प्रारंभिक अतीत के बारे में है। एपिग्राफी यानी अभिलेखों का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक यानी सिक्कों का अध्ययन जो है वो यहाँ पर बताया गया है। कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या टर्मिनोलॉजी दी गई है या फिर क्या कहा जाता है। तो हमारा क्या है, बहुत से यहाँ पर जो टॉपिक हैं वहाँ यहाँ से हमें हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल हम छोटे छोटे टॉपिक में ही देखेंगे। तो यहाँ पर हमें यहाँ इंट्रो देखते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। फिर बाद में जो स्टार्ट होगा वो है प्राचीन पाठों का इतिहास की दृष्टि से अध्ययन करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सी पांडुलिपि है, तो आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो पिक्चर है वो प्रज्ञा पारमिता की 12वीं सदी की एक पांडुलिपि है। तो यहाँ पर जो पिक्चर है वो प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि का पिक्चर है ओरिजिनल। तो यहाँ पर ओरिजिनल जो पिक्चर है वो भी हिस्ट्री में मतलब चैप्टर के साथ अटैच किए गए हैं, ताकि जो स्टूडेंट है हिस्ट्री का वो अच्छे से अच्छे चीज़ों को समझ सके। उसको मतलब उसको ये ना लगे कि हिस्ट्री की जो चीज़ें हैं वो पास में नहीं है। सब चीज़ पास में होते हुए हमें अपने माइंड में एक उस समय की जो घटनाएं हैं उसी को ध्यान में रखना है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले दिया है कि महत्वाकांक्षी साहित्यकार और विद्वान एवं कश्मीर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे कल्हड़। तो यहाँ पर क्या है, एक कल्हड़ नामक व्यक्ति की चर्चा की गई है जो कि ब्राह्मण परिवार से है और कश्मीर के प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं। इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है। अब यहाँ पर जो सा और सा यहाँ पर दिया है, तो यहाँ इसको एडी के फॉर्म में हम देखेंगे। तो 1148 में एक ग्रंथ की रचना आरंभ की उन्होंने। किसने? कल्हड़ ने। तो उनके पिता चंपक जो होते हैं, चंपक एक समय राज परिवार से क्या होते थे, काफ़ी निकट थे। इसके कारण किंतु कल्हड़ के जन्म के समय तक उनका परिवार जो है राज कृपा से वंचित हो चुका था। तो यहाँ पर कल्हड़ की एक जीवनी दी गई है। बताया गया है कि उनके पिता चंपक थे जो राज परिवार से काफ़ी अटैच में थे, राज परिवार में ही नौकरी करते थे। और फिर लेकिन जब कल्हड़ का जन्म होता है तो उनके पास जो राज परिवार से क्या है, उनकी निकटता खत्म हो जाती है, वंचित हो जाते हैं राज कृपा से वो। अब आगे है, कल्हड़ ने 2 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद पांडुलिपियां, शिलालेखों, सिक्कों और स्मारकों और स्थानीय परंपराओं का अध्ययन किया। तो यहाँ पर क्या है, कल्हड़ ही एक ऐसे हमारे इतिहास में सबसे पहले इंडियन हिस्टोरियन मिलते हैं जिन्होंने क्या है, पांडुलिपियों, शिलालेखों और सिक्कों, स्मारकों और स्थानीय परंपरा का अध्ययन करते हुए उन्होंने क्या है, ग्रंथ लिखने का या इतिहास की घटनाओं को लिखने का प्रयास किया। इसलिए राइटर ने सबसे पहले ही जो है चैप्टर 1 में कल्हड़ का यहाँ पर कल्हड़ की जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। तो उन्होंने अपने परिवार के राजनीतिक अनुभव तथा अपने जीवन में घटित घटनाओं की विवेचना की और अपने ग्रंथ में उनका
लेखन किया। उनका ग्रंथ जो है 1150 एडी में पूरा हुआ था और उस ग्रंथ का नाम क्या था? राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, और इसका अर्थ क्या होता है? राजाओं की नदी। तो राज तरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हड़ ने लिखी थी, और ये इसका अर्थ होता है राजाओं की नदी। अब आगे है, इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। कश्मीर के प्रारंभिक अतीत से जुड़े हुए मिथिकीय शासकों से लेकर 12वीं सदी के ऐतिहासिक शासकों का वर्णन क्या है? राज तरंगिणी में किया गया है। और ये वर्णन किसके आधार पर? पांडुलिपियों, शिलालेखों, सिक्कों, स्मारकों, स्थानीय परंपराओं के अध्ययन के आधार पर क्या है? इस ग्रंथ को लिखा गया है। आगे है, कल्हड़ की गिनती अगर करें तो भारत के प्रथम इतिहासकार के रूप में की जाती है, जो कि मैंने पहले बताया था। ये पहले इतिहासकार हैं, इसलिए क्या है, उपेंद्र सिंह हिस्टोरियन इन इतिहासकार को सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद से क्या है, वो सोर्स के बारे में बताएंगे कि हमारे प्राचीन भारत के सोर्स जो हैं वो किस प्रकार से हैं। तो उन सोर्सों को पढ़ने से पहले एक ऐसे हिस्टोरियन का वो नाम यहाँ पर लेते हैं जिन्होंने उन्हीं सोर्सों के आधार पर क्या लिखा? अपना राज तरंगी नामक ग्रंथ लिखा। आगे है, राज तरंगिणी में उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति अतीत की घटनाओं को लिपिबद्ध करता है उन्हें न्यायाधीश की तरह किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो अपनी राज तरंगिणी में के माध्यम से वो बताते हैं कि कोई भी हिस्टोरियन हो या इतिहास की घटना लिखने वाला व्यक्ति हो, जब वो लिखता है तो उसको एक न्यायाधीश मतलब जज की तरह ही पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। जज मतलब उसके पास जो भी एविडेंस आए हैं उसकी के आधार पर उसको क्या करनी है? उस घटना का वर्णन करना है। सत्य कुछ भी हो या फिर झूठ कुछ भी हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ फैक्ट के आधार पर ही क्या है, गणना करेगा और इतिहास की घटनाओं को लिखेगा। ये होना चाहिए हिस्टोरियन की दृष्टिकोण। आगे है, किंतु इन ग्रंथ में यथार्थ और प्रमाण के बीच भेद नहीं किया गया है। तो इसमें यहाँ पर कमी भी बताते हैं। तो यहाँ पर कमी बताने से पहले ये भी है कि हर हिस्टोरियन की जो है कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। हर व्यक्ति 100% सत्य नहीं हो सकता। उसकी 100% में से कुछ 10%, 5% उसकी जो है जो क्या है कमियां भी आवश्यक रूप से उसमें विद्यमान रहती हैं। अब आगे है, घटनाओं के कारणों की व्याख्या कई बार नियति के आधार पर की गई है। तो कई बार ये क्या है, जो उनको फैक्ट नहीं मिलते, जैसे हम जनरली हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती है, हमें दैनिक जीवन की घटनाएं, तो हम क्या बोलते हैं, ईश्वर की ही ऐसी कृपा रही होगी इसलिए उसके साथ ऐसा ही हुआ है। तो सेम उसको भी कोई घटना का वर्णन जब हिस्टोरियन करता है, यहाँ पर राज तरंगिणी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कल्हड़ जो है घटनाओं का बात जिक्र करता है, और क्या है, उसको उससे रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं मिला तो उसने क्या कर दिया, यहाँ पर कई बार नियति के आधार पर उस घटना का वर्णन क्या कर दिया, उन्होंने वर्णन कर दिया। अब आगे आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि 12वीं सदी में कल्हड़ जैसे इतिहासकारों की दृष्टि तथा आज के इतिहासकारों की दृष्टि में फर्क होना स्वाभाविक है। फिर कल्हड़ ने स्वयं को एक दक्ष कवि के रूप में अभिव्यक्त किया है जो अतीत की घटनाओं का जीवन चित्रण कर सकता है। उन्होंने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का गर्व और भावना के साथ सजीव वर्णन किया है, जीवन चरित्रों का उल्लेख किया है तथा राजनीतिक घटनाओं का नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया है। तो यहाँ पर एक हिस्टोरियन जो कि 12वीं शताब्दी का है, हिस्टोरियन उस समय जो हिस्ट्री लिख रहा है वो 12वीं शताब्दी में, उस समय ये क्या है, बहुत ही मतलब सत्यपरक घटनाओं के आधार पर, क्योंकि उन्होंने जो एविडेंस लिए हैं, जो सोर्स लिए हैं वो कौन से, पांडुलिपियाँ हैं, शिलालेख हैं, सिक्के हैं, स्मारक हैं, स्थानीय परंपरा है। तो इन सब के आधार पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो बहुत ही अच्छा और सत्यपरक इतिहास रहा होगा। आगे
देखते हैं अब वो किन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि वर्तमान की तरह अतीत की भी अपनी जटिलताएं होती हैं। तो वर्तमान जैसा आज है, चीज़ें तो जैसे आज चल रही हैं कि समाज हमारे इतने भागों में बटा है, तो हर टाइम में समाज बटा हुआ है। हर टाइम में आर्थिक परिदृश्य हम देख सकते हैं, हर टाइम में हम क्या है राजनीतिक कंडीशन देख सकते हैं, हर टाइम में हम सोशल या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो चाहे वो अतीत हो, वर्तमान हो और भविष्य में भी हम इन्हीं चीज़ों की ही चर्चा करेंगे। बस थोड़ी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसका जो बेस है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो यहाँ पर वही है कि जो वर्तमान की तरह अतीत की भी क्या है जटिलताएं हैं, और उसे देखने का एकाधिक दृष्टिकोण भी हो सकता है। कोई भी इतिहास अपने आप में संपूर्ण और अंतिम इतिहास नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आज वर्तमान में जितने भी हिस्टोरियन हों, उनके द्वारा लिखा गया इतिहास क्या है अंतिम नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या है रिसर्च होती रहती है। रिसर्च होने के साथ साथ जो चीज़ें पहले थी अब क्या है वो धीरे धीरे चेंज हुई हैं। तो कोई भी इतिहास जो है वो अंतिम नहीं हो सकता। आगे है अतीत में जो कुछ भी हुआ उसका बिल्कुल वैसा ही चित्रण करना असंभव है, क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 फ्रेंड हैं, क्या है 4 फ्रेंड हैं। अब उसमें से एक फ्रेंड और ऐड हो जाता है, तो ये टोटल कितने हो जाते हैं 5। अब ये जो पांचवा फ्रेंड क्या है, जाके जो 4 फ्रेंड है 4 में से एक को कोई एक बात बताता है। तो अब ये फ्रेंड क्या है जाके फिर दूसरे को बताएगा, फिर तीसरे को बताएगा, फिर ये चौथे को। तो जो ओरिजिनल बात थी जो उसने देखी और एक को बताई, फिर कहते ना एक को बताओ फिर वो फैल जाती है बात। तो सेम यही कंडीशन क्या है यहाँ पर भी लागू होती है कि जो बीती हुई बातें हैं उसको हम ज्यों का त्यों लिख ही नहीं सकते, असंभव है। लेकिन इसलिए इतिहासकार का इतना ही दायित्व होता है कि वो अतीत का निकटतम चित्रण प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर जितने भी हिस्टोरियन हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा निकटतम चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और कोई भी इतिहासकार 100% सत्य परक घटना घटित हुई है उसका विवरण नहीं कर सकता है। आगे है इतिहास के विश्लेषण में उपलब्ध स्रोतों का सावधानी पूर्वक परीक्षण, न्यूनतम साक्ष्यों की खोज तथा ऐतिहासिक आंकड़ों की व्याख्या के लिए नवीन दृष्टि और संदर्भों का सृजन सभी कुछ सम्मिलित होता है। इतिहास के विश्लेषण में जहाँ नए नए प्रश्न उठाए जाते हैं वहीं पुराने प्रश्नों के नए नए उत्तर भी ढूंढे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब जैसे एंशियंट, अब सिंधु घाटी सभ्यता ही देख लेते हैं क्योंकि हम एंशियंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी सारे प्रश्न जो है वो उठाए गए। तो ऐसा नहीं है कि एक बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा गया अब उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर उन क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर जब उन क्वेश्चनों को कोई और पढ़ेगा तो उससे रिलेटेड भी क्या है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और फिर उनसे रिलेटेड भी आंसर खोजे जाएंगे। तो ये जो नए प्रश्न उठाना और फिर उनके उत्तर ढूंढने की जो परंपरा है वो निरंतर इसी क्रम में चलती जाती है। और हमारा इतिहास भी क्या है हर टाइम क्या है बदलता रहता है और नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। ज्ञान की सभी विधाओं में बहस और अस्वीकृत का बहुत महत्व होता है और इतिहास इसका अपवाद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि सिर्फ इतिहास ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, सारे सब्जेक्ट में ये चीज़ें हैं कि जो एक चीज़ खोजी जा चुकी है तो वो अंतिम नहीं होगा, उससे रिलेटेड भी क्या है बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फिर उनके आंसर भी खोजे जाएंगे, और यही क्या है यही रिसर्च है। तो इस बुक को पढ़ाने का यही मतलब है कि सिर्फ फैक्ट नहीं, जो वीडियो को देखे वो
कम से कम जो रिसर्च कर रहा है या फिर जो पढ़ रहा है उसको अच्छी तरह से समझे कि पढ़ने के साथ साथ हमें समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ फैक्ट ही नहीं है, इस बुक में एक रिसर्चर की दृष्टिकोण से भी बताया गया है कि आपका दिमाग किस प्रकार से खुलेगा, क्योंकि आपके सोचने पर क्या है, ये बुक बहुत जोर देती है, बहुत फोकस देती है कि आपको इस दिशा में भी सोचना है। आगे है सभी प्रकार के ऐतिहासिक घटनाएं, व्याख्याएं अंततः ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त प्रमाणों पर आधारित होती हैं, जिन्हें दो श्रेणियों की परिपाटी, अब यहाँ पर परिपाटी मतलब जो एक परंपरा चली आ रही है, वर्षों से सालों से जो है परंपरा लेखन चली आ रही है। कौन कौन सी? पाठ्यात्मक और पुरातात्मक। पाठ्यात्मक मतलब किसी भी घटना से घटित हुई उससे रिलेटेड, पाठ्यात्मक मतलब जैसे आज की वर्तमान में है तो वर्तमान में क्या है, घटनाओं को बताने वाला न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल है। तो इन सब के बारे में भी क्या है, आज हमें देखना पड़ता है। अगर हम पिछले 50 साल का इतिहास देखें तो हमें आर्काइव जाके हमें लिखित रूप में बहुत कुछ मिल सकता है। और वहीं बात करें तो ऐसा ही क्या है, प्राचीन या फिर अतीत काल की घटनाओं के बारे में है। जब हम अतीत की घटनाओं के बारे में भी हम देखते हैं तो पाठ्यात्मक सोर्स देखते हैं और पुरातात्विक मतलब उस समय कौन कौन सी चीज़ें प्रचलित थीं। आगे है एक इतिहासकार की दृष्टि से लघु तथा बृहत, लिखित तथा मौखिक सभी प्रकार की रचनाएं पाठ्यात्मक श्रेणी के स्रोतों में आती है, जबकि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सभी प्रकार के भौतिक अवशेष आते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरातात्विक क्या है। पुरातात्विक वो चीज़ें हैं जो कि भौतिक अवशेष हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें विद्यमान है, चाहे वो आज के टाइम में देखें तो एसी हो गया, कूलर हो गया, फैन हो गया, जितने भी मोबाइल्स हो गए, ये क्या है, भौतिक रूप में अवशेष हैं। तो उनको क्या है, पुरातात्विक सोर्स में रखा जाएगा। तो सेम वैसे ही है, जो अतीत की घटनाएं हैं उसमें भी क्या है, लोगों ने कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल की गई होगी, चाहे वो पॉटरी हो, चाहे वो अभिलेख हो, या फिर कहें कोई इमारत हो। तो ये सारे क्या है, पुरातात्विक अवशेष हैं। आगे है किंतु इस प्रकार का कोई भी विभाजन अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर हिस्टोरियन उपिंदर सिंह कहते हैं कि सिर्फ पाठ्यात्मक और पुरातात्विक रूप से ही सोर्स नहीं हो सकते, इसके अलावा भी क्या है, सोर्स होना बिल्कुल लाजमी है। दरअसल अतीत के सभी पाठ्यात्मिक अवशेष जो हैं अपनी प्रकृति से भौतिक प्रमाण का ही श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अतीत के जितने भी पाठ्यात्मक अवशेष हैं, मतलब जो लिखे गए अवशेष हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं, उससे रिलेटेड घटनाएं, वो सारे के सारे क्या हैं, भौतिक प्रमाण की श्रेणी में ही आते हैं। दूसरी ओर पुरातात्विक श्रेणियों में उस प्रकार के स्रोत आते हैं जिन पर कुछ लिखा होता है, यथा जैसे अभिलेख, सिक्के और उत्कीर्ण प्रतिमाएं। फिर भी इनको भौतिक अवशेष तथा पाठ्यात्मक स्रोत दोनों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तो सेम टू सेम यही चीज़ समझनी है हमें। आगे देखते हैं। अब प्राचीन भारतीय और पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का निर्माण इतिहासकारों ने किस प्रकार विभिन्न स्रोतों का उपयोग करके किया है, उसकी समझ इस पुस्तक को पढ़ने के क्रम में पाठक को होती चली जाएगी। तो यहाँ पर इस बुक को पढ़ने का उद्देश्य आपको ये समझ में आएगा कि जो प्राचीन भारत है और जो पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास का निर्माण इतिहासकारों ने किस प्रकार विभिन्न जो सोर्स हैं उसका उपयोग करते हुए किया है। तो स्टार्टिंग में हमें कौन से सोर्स मिलते हैं, फिर मौर्य काल में कौन से मिलते हैं, फिर उसके बाद मौर्योत्तर काल में किस प्रकार के सोर्स हैं। तो सोर्स आपको बिल्कुल समझने वाला जो है पहले चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे है
इस अध्याय में सभी महत्वपूर्ण स्रोतों का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है और उनसे जुड़ी सामान्य विशेषताओं को रेखांकित किया जा रहा है। महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाने तथा अतीत की जड़ों में झांकने के लिए ये अध्याय क्या है, अनुकरणीय। मतलब बहुत ज़रूरी है कि हम सोर्स के बारे में देखें, सोर्स के बारे में जानें, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें सोर्स ढूंढने पड़ते हैं, हमें देखने पड़ते हैं कि हम जो टॉपिक ले रहे हैं उससे रिलेटेड क्या हमें चीज़ें, या फिर जो लिखित रूप में, या फिर कहें कि अवशेष, जो भौतिक अवशेष हैं उस रूप में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं, तो उन सबको कलेक्ट करना ही पड़ता है। इसलिए हमें इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इतिहास के दृष्टिकोण से प्राचीन पाठों का अध्ययन। तो यहाँ पर हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े, मतलब छोटे टॉपिक में भी बहुत बड़ी बातें हैं। ये इंग्लिश की बुक है और इसको क्या है, ट्रांसलेट करके हिंदी में बनाया गया है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम छोटे छोटे टॉपिक जो हैं उसी को हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले उसमें देखेंगे कि इतिहास के दृष्टिकोण में प्राचीन पाठों का अध्ययन हम किस प्रकार करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो।